मैं चंडीगढ़ में था जब ये कारगिल वॉर चल रही थी। मैं इंडियन एयरफोर्स में था, तो पहली बार नाम सुना आर्ट ऑफ लिविंग का। वहाँ पे वो कोर्स करवाना चाहते थे, पर हमारे कमांडर जो थे वो खास उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। तो फिर हमारे से भी वो हुआ नहीं। वो था 99 में। उसके बाद मेरे बेटे ने दिल्ली में, वो कॉलेज में आईआईटी में पढ़ता था, और आके पूछा कि हमारे कॉलेज में कोई बाबा दिनेश आए हैं और कोर्स करना चाहते हैं। मैंने कहा किस बात का कोर्स? कहते हैं ये आध्यात्मिक कोर्स है। एक गुरु जी हैं श्री श्री रविशंकर जी, उनकी तरफ से, वो फाउंडर हैं, उनकी तरफ से ये कोर्स है। तब मैंने पहली बार उसकी तहकीकात की, एग्जामिन किया। एक इंडिया टुडे कवर मैगज़ीन आई थी, गुरु ऑफ जॉय, वो निकाली और उसमें देखा कि श्री श्री रविशंकर जी कौन हैं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि कहीं वो अपनी पढ़ाई रोक के ना इस रूट पे चला जाए। तो वो जो मैंने आर्टिकल पढ़ी, तो उसमें से मुझे ऐसे कुछ नहीं लगा कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ देगा। तो उसको मैंने कहा हाँ बेटा तू जाके कर ले। जब उसने कोर्स किया तो कुछ हमने उसमें चेंजेस आती हुई देखी, और फिर उसने एक दिन बोला कि मैं एडवांस कोर्स करने जाता हूँ। तो मैंने उसकी भी अनुमति उसको दे दी, और उस एडवांस कोर्स के बाद तो बहुत ही फ़र्क नज़र आया। और वो हमें बोलता रहता था कि आप भी ये कर लो, मेरी वाइफ को और मुझे। पर हमने कहा कि बेटा हम लोग 50 साल, मैं तो 50 साल का हो गया था, अभी हमें कौन सिखाएगा जीवन जीने की कला। तो उसको, वो 19 साल का था, हमने टरका दिया था। पर अब जब उसमें हमने चेंजेस देखी तो हमने कहा चलो हम देखते हैं कि ये क्या है। गुरुजी आ रहे थे मॉडर्न स्कूल में, हमारे घर के पास ही, 12 खंबा रोड पे दिल्ली में। और जब हम वहाँ गए तो अचंभे में रह गए कि ये अलग ही टाइप का वहाँ एटमॉस्फेयर था, वातावरण था। लोग इतने खुश नज़र आ रहे थे, तो ऐसा कुछ हमने पहले कभी नहीं देखा था। फिर मेडिटेशन हुई। जब गुरुजी ने गाइडेड मेडिटेशन की, तो उस समय एल.के. आडवाणी जी का काफिला, वो जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वहीं उसी रोड से गुजर रहा था, और खूब सारे वो सायरन आवाज़ बिल्कुल मेडिटेशन के बीच में आने लगे। और गुरुजी ने ऐसे हम लोग को उससे बचा के रखा, कहते हुए कि स्वीकार करो, एक्सेप्ट, स्वीकार करो कि हमारी मेडिटेशन ही नहीं खराब हुई उस शोरगुल के बावजूद। तो उस शाम के बाद हमने ये तय कर लिया कि हमें ये कोर्स करना ही है। और अगले हफ्ते ही मेरे ख्याल में हमने C9 ग्रीन पार्क एक्सटेंशन दिल्ली में अपना बेसिक कोर्स आर्ट ऑफ लिविंग का किया। और वहाँ हर सैटरडे सत्संग होता था और हर संडे मॉर्निंग फॉलो अप होता था। तो हम जाने लगे। कोर्स मैंने और मेरी वाइफ ने 2002 में किया, जबकि मैं सर्विस में ही था। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ और मैं बड़ौदा का बेस कमांडर भेजा गया। वहाँ पे 4 अलग अलग टुकड़ियाँ थी जिनका मैं ही कमांडर था, और काफ़ी सारा काम होता था। एक से दूसरे तरफ सब जगह निगरानी रखना।
काफ़ी कार में ट्रैवल करना पड़ता था एक जगह से दूसरे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक चीज़ जो उसमें होती थी या नहीं होती थी, हवाई जहाज़ उड़ते थे या नहीं उड़ते थे, वो सब मेरी ही थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये कोर्स इसके पहले किया है, क्योंकि इस कोर्स से मैं ये सीख लेके आया था कि जब आपका मन केंद्रित रहता है तो आप जो है निर्णय या डिसीजंस अच्छे ले सकते हो, सही ले सकते हो। एक खास करके घटना घटी जिसमें मुझे बहुत ही गुरुदेव का साथ मिला। मुझे आके बताया गया कि किसी क्लर्क ने कुछ लाखों रुपए अपने कर लिए हैं, हड़प लिए हैं। तो हम तहकीकात कर रहे हैं, उसको मनाने की अपनी गलती, पर वो मान नहीं रहा है। मैंने तो अपने हेडक्वार्टर को सीधा फ़ोन करके बताया कि ये ऐसे हो गया है, हमारी वो उसकी इंक्वायरी चल रही है। ये रात भर उससे वो पूछताछ करते रहे, कागज़ दिखाते रहे उसको। कुछ तो मना लिया कि ये कुछ गड़बड़ तो की है। दूसरे दिन सुबह वो मेरे पास उसको ले आ रहे थे। मेरे मन में ये आया कि कुछ होने तो वाला नहीं, उसको तो जो सज़ा मिलनी है वो इंक्वायरी के बाद मिलेगी, तो कुछ नया ही ट्राई करते हैं। मैंने आंखें बंद की और गुरुदेव को मैंने नमन किया कि अब आप ही बताना कि मैं इसको क्या बोलूं। तो जब वो अंदर आया, मैंने देखा, मैंने उसको कुछ कहा और 10 मिनट के अंदर वो मुझे कहने लगा कि सर मैं पैसे वापस करने को तैयार हूं। मैंने कहा कैसे करोगे, अभी अभी तो तुम बोल रहे थे कि नहीं। कहता है नहीं, वो मेरी वाइफ को मैं बोलूँगा, ड्राफ्ट लेके पहुंच जाएगी। मैंने कहा पक्का तुमको है कि ये हो सकता है? कहता है हाँ सर पक्का। और हुआ ही वो। मेरे कमांडर वगैरह को मैंने जब बताया तो वो पूछने लगे, अरे क्या उसको तो मारपीट की क्या, तुमने 3rd डिग्री किया क्या, उसने कैसे ऐसे वो मान गया? मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, वो अपने आप ही मान गया। मैंने उससे प्रेम से बात की थी। मैंने कहा कि अच्छा तो तुम ललचा गए, लालच में आ गए, पर अभी तुमने अपनी गलती भी मान ली है थोड़ी कि मैंने कुछ तो किया है। उसने कहा हाँ सर। मैंने कहा एक बार गलती अगर मान ली है तो फिर तो तुम इनोसेंट हो, अपने आप को मानो। तो कहता है कैसे सर वो? मैंने कहा तुम देखो, बोल के देखो कि मैंने गलती की है और मैं जो सज़ा मिलेगी मैं लेने को तैयार हूँ। तो कहता है कि मेरी नौकरी बच जाएगी सर। मैंने कहा वो सब मैं नहीं बता सकता, पर इतना बता सकता हूँ कि जो भी सज़ा मिलेगी वो उससे बहुत कम होगी। और कोर्ट मार्शल जब उसका हुआ तो उसमें वही सब सामने आया और ठीक गया। तो कहने का मतलब कि हम लोग को जो कोर्स में पॉइंट्स बताई जाती हैं, हम देखते हैं स्टूडेंट्स की साइड से ही आ जाते हैं कि इस हालत में क्या करना चाहिए, पॉइंट्स क्या है। जानते तो सब हैं पर मानते सब नहीं है। तो इस कोर्स में कुछ ऐसा है जादू, सुदर्शन क्रिया के बाद लोग
इन सब को जो सूत्रों को ले जाते हैं वो कहीं ना कहीं धीरे से बाद में या किसी तरह से अपने ज़िंदगी में उतारते चले जाते हैं। एक डिवोटी ने डोनेट किया था अच्छा सुंदर वाइट घोड़ा, बिल्कुल प्यारा सा, पर एक ही एक घोड़ा। और मुझे सब जानवरों से बहुत दिलचस्पी थी, पर घोड़ों से काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी। और जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में था या वेलिंगटन वाले स्टाफ कॉलेज में था बाद में, तो काफ़ी हॉर्स राइडिंग में इंटरेस्ट लेता था और कॉम्पिटिटिव राइडिंग में भी मैंने भाग लिया है। तो ये घोड़ा देख के तो मेरे को बहुत ही दिलचस्पी हुई कि मैं भी घोड़े के साथ कुछ न कुछ करूं। ये गौशाला में गायों के साथ बांधा हुआ रहता था और उसको पता ही नहीं था कि घोड़े भी होते हैं दूसरे। तो वो गाय के साथ नाक से नाक मिला के खड़ा रहता था और बड़े प्रेम से, कभी गाय उसको चाटती रहती थी। घोड़ा तो चाटता नहीं है, पर उसको वो समझ जाता था कि ये मुझे प्यार कर रही है। तो घोड़ा तो खुश था, पर इतना भी मुझे पता था कि घोड़े को स्वस्थ रखने के लिए और खुश रखने के लिए उसको राइड करना ज़रूरी है या तेज़ दौड़ना उसको पसंद है। तो ये मैंने विशाल को बोला। तब वो बना ही था सेक्रेटरी, तो कभी बात निकली ऐसे तो उसने बोल दिया कि मेरे पापा घोड़ों के बारे में जानते हैं और इंचार्ज भी रहे हैं कुछ समय तक। तो मुझे आके विशाल बोलता है कि आपका क्लियर हो गया गुरुजी की तरफ से, आप राजा की देखभाली आप कर सकते हो। तो फिर हमने धीरे से हम उस पे मैं राइडिंग करने लगा। एक तो हमें राइडिंग की ट्रेनिंग में बताया गया था कि अकेला घोड़ा कभी नहीं ले जाओ। घोड़े नर्वस रहते हैं, थोड़े तनाव में रहते हैं अगर अकेले। पर ये तो अकेला ही था वहाँ पे। कभी कभी जिद करता था, पर उसके पीठ पे बैठे बैठे अगर मैं कोई भजन गा देता था तो उसको लगता था कि मैं उससे बात कर रहा हूँ। और फिर उसके कान कैसे खड़े हो जाते थे, वो सुनता था। और फिर धीरे धीरे उसको मैं पाँव से इशारा देता था ऊपर बैठे उसके, और लगाम से कि अभी आगे बढ़। चैबुक मैं कभी नहीं उसके साथ लेके गया था। तो ऐसे हम दोनों की काफ़ी दोस्ती बन गई। जब नवरात्रि आई तो हम उसको उन दिनों हथनी को भी अंदर लाते थे, गाय को भी अंदर लाते थे पंडाल में जहाँ पे हवन हो रहा होता था। तो सुंदर मूर्ति जी जो पुरोहित थे उन्होंने पूछा कि इसको अंदर कंट्रोल कर लोगे, ले आ सकोगे? मैंने कहा हाँ। तो काफ़ी आवाज़ वगैरह हो रही थी, तो उसको ऐसे हाथ से पुचकारते हुए बात करते हुए कंटिन्यूअसली, तो उसको मैं अंदर ले आया। और वो 2 मिनट के लिए जो भी मंत्र उधर पढ़ने होते हैं वो अंदर ही हो गए। और सबके सामने ऐसे हथनी भी आई और गाय बछड़ा भी आया और सफ़ेद घोड़ा भी अंदर आया। तो अभी भी राजा ठीक है। उसको बीच में अपने पैरों पे खड़ा होना उसको मुश्किल हो गया था। एक बीमारी लग गई थी और 1 साल लगा। कहते हैं बाहर जब ये बीमारी लगती है तो
घोड़े को बहुत पीड़ा होती है और वो बचता नहीं है। पर राजा को काफ़ी डॉक्टर वगैरह देख गए और गुरुजी की कृपा से वो उस बीमारी से बाहर आ गया और अभी बिल्कुल स्वस्थ है। और सिर्फ एक हमेशा अफसोस होता था कि दूसरा घोड़ा भी जब आया तो वो भी नर ही था, तो घोड़ी नहीं थी। तो ये नेचुरल है कि एक जोड़ी होनी चाहिए। तो फिर किसी से बात करके मैंने पता किया कि है पॉसिबल कि घोड़ी आ सकती है। तो फिर पूछ के परमिशन लेके उसको घोड़ी को भी हम ले आए। वो भी सफ़ेद घोड़ी थी और उसका नाम भी था रानी। और तो राजा और रानी का फिर एक बच्चा हुआ, वो उसका नाम है सूर्या। वो भी अभी स्टैलियन है, 6-7 साल का हो गया है। तो ये है राजा की कहानी। मैं कहूँगा मिरेकल, तो मिरेकल जोन में ही हैं हम, पर मैं कहता हूँ हैप्पी कोइंसिडेंसेस। मतलब कुछ ऐसे भी हो सकता था और ऐसे भी हो सकता था। ये अच्छा लगता था और ये नहीं, पर मेरे लिए वही होता था जो मेरे लिए अच्छा था। कई चीज़ें ऐसे होती गई, जैसे घर नहीं था, रिटायरमेंट के बाद एकदम से फ्लैट हमारी तरफ आ गया। कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, बिक गई, फ्लैट हमारा हो गया, वो भी बेंगलोर में। और नौकरी मिल गई अच्छी रिटायर तुरंत होने के बाद। ये सब लोग कहेंगे हाँ ठीक है, ये कईयों को मिल जाता है, पर ऐसे कृपा से ही ऐसी चीज़ें होती हैं, मेरा ये मानना है। गुरु जी हमेशा सत्संग में पूछते हैं ना, अच्छा आप लोगों का काम हो रहा है ना, हाथ खड़ा करो। तो लगभग 90% लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि हाँ हमारा तो काम हो रहा है। तो ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि हमारा काम हमेशा होता रहता है।